Hello everyone, welcome back to the channel. Here we are again back with another lecture of different PYQs solving on the basis of JEE exam, AE exam, ESE exam. तो different जितने भी ESE exam है, AE exam है, हमने questions किए हैं PYQ के सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए, आप उनको मिस मत कीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए या इसका सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरीके से पहला क्वेश्चन हमेशा आप लोगों के लिए होता है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ऑफ द डे इज कैंसर ऑफ द सीमेंट इज कॉल्ड। मतलब हम जो सीमेंट के इतने सारे कंपोनेंट पढ़ते हैं उनमें से कैंसर हम किसको, कैंसर ऑफ द सीमेंट को किसको कहा जाता है। तो आपको ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। अगर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि नॉमिनल कवर टू रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू। तो अगर हम बात करते हैं नॉमिनल कवर, तो जो हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसमें कवर दिया जाता है जो हम डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। वो कवर क्यों प्रोवाइड किया जाता है? अगर आप देखो तो ईएससी 2021 का क्वेश्चन है, ईएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और ये ईएससी का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो एसएससी जेईई का फेवरेट क्वेश्चन में काउंट किया जाता है। तो वो बोल रहा है कि पहला ऑप्शन प्रोटेक्ट इन्फोर्समेंट अगेंस्ट कोरोजन, तो कोरोजन से हमें बचाता है, कोरोजन से बचाने के लिए हेल्प किया जाता है। नॉमिनल कवर प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। कोरोजन से बचाने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, थोड़ा सा अंदर से रहेगा तो एयर और वाटर के कांटेक्ट में कम रहेगा तो कोरोजन के चांसेस कम हो जाएंगे। वहीं पे बोल रहा है दूसरा पॉइंट, तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हमारे ये अब स्टेटमेंट विच आर करेक्ट पूछ रहा है। तो सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि प्रोवाइड शेयर रेजिस्टेंस, तो क्या शेयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है? अभी देखते हैं, पता नहीं। शेयर रेजिस्टेंस ये तो प्रोवाइड नहीं करता, हम उसके लिए स्पेशली शेयर रिइंफोर्समेंट पूरा डिजाइनिंग करके निकालते हैं, तो शेयर रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो नॉमिनल कवर का जो रिइंफोर्समेंट में प्रोवाइड करते हैं, क्या उसका काम है शेयर रेजिस्टेंस? तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो टू ऑप्शन तो गलत हो गया, तो टू ऑप्शन जिसमें है उसको तो हटा ही दो। तो बी और डी तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, बी और डी तो नहीं है। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रोटेक्ट रिइंफोर्समेंट अगेंस्ट फायर, तो क्या फायर से ये रिइंफोर्समेंट को बचाता है? बिल्कुल सही बात है, बचाता है। और डेवलप सफिशिएंट बॉन्ड इन स्ट्रेंथ अमंग अलोंग द सरफेस एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट बार, तो जितने हमारे रिइंफोर्समेंट बार है उनके बीच में एक सफिशिएंट बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा एक काम है, जो हमारे रिइंफोर्समेंट बार है उनके बीच में। तो अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट सही है, थर्ड सही है और फोर्थ सही है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आग से भी बचाता है, फायर से भी बचाता है, कोरोजन से भी बचाता है और एक अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सफिशिएंट बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट ऑल द ऑप्शंस 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। बी एंड सेकंड वन प्रोवाइड शेयर रेजिस्टेंस, शेयर रेजिस्टेंस का काम कवर कर रही है, वो शेयर इन्फोर्समेंट का काम है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन अ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, जो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम होते हैं, सबसे पहले सिंगली रिइंफोर्स कब होगा? ये जब होगा जब हमारा एक्स यू लिमिटेड निकालते हैं, हम जो निकालते हैं उससे हमारा जो हम एक्स यू लिमिटेड निकालते हैं उससे हमारा एक्स जो हम निकालेंगे वो छोटा हो, उससे कम होगा तो हम सिंगली प्रोवाइड करते हैं। डबली हम प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि वो हमारे लिए ठीक नहीं है। डबली प्रोवाइड करने से क्या होगा कि स्ट्रक्चर हमारा ब्रिटल बन जाएगा। सिंगली से क्या फायदा होता है कि हम स्टील की तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टील की जो सफिशिएंट अमाउंट की जो हमारी स्ट्रेंथ है हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं इन कंपेयर टू कंक्रीट, क्योंकि कंक्रीट की अगर सफिशिएंट यूज करोगे तो विदाउट क्रैक फेलियर हो जाएगा, तो सिंगली यूज किया जाता है। अब देखते हैं वो क्या बोल रहा है कि फॉर गिवन ग्रेड ऑफ कंक्रीट परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इज इन डिफॉर्म्ड बार्स। तो वो बोल रहा है कि अगर हम बात करते हैं सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम की और परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस, जो बॉन्ड स्ट्रेस टाउ बीडी जो होता है वो डिफॉर्म्ड बार, एक होता है हमारा प्लेन बार, प्लेन बार हो गई, एक होता है हमारे एच वाई एस डी बार या फिर डिफॉर्म्ड बार। तो अगर हम बात करते हैं इन बार्स की, तो क्या इसमें हमारा जो डिफॉर्म्ड बार में हमारा स्ट्रेंथ होता है, अब उसकी बात करें, इज लेसर देन प्लेन बार, क्या प्लेन बार से हमारा कम होता है या फिर वो उसके इक्वल होते हैं, या मे बी ग्रेटर देन और स्मॉलर देन दैट ऑफ प्लेन बार्स, या तो हो सकता है बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। वहीं पे अगर हम बोले तो ये बोल रहा है कि लास्ट ऑप्शन की इज ग्रेटर देन प्लेन बार्स, तो बिल्कुल सही बात है। हम प्लेन बार से ज्यादा जो हमारा टाउ बीडी होता है, जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेस होता है, जो हमारा परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस है, वो जो हमारा प्लेन बार से होता है उससे तो ज्यादा ही होता है हमारे डिफॉर्म्ड बार का। और ईएससी 2021 का ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारा टाउ बीडी होता है वो हमारे प्लेन बार से ज्यादा होता है, किसके? डिफॉर्म्ड बार का। अब अगर हम बात करते हैं, अगर हमने टेंसाइल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड की है, अगर हम बात करें अगर हमने टेंसाइल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है तो हम उसकी वैल्यू 60% इंक्रीज कर देते हैं। अगर टेंसाइल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है तो हम उसकी वैल्यू 60% इंक्रीज कर देते हैं। और वहीं पे अगर हमने कंप्रेशन
कंप्रेशन इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया, अगर हमने कंप्रेशन इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया तो हम उसकी वैल्यू 25% इंक्रीज कर देते हैं, और वहीं पे अगर हमने टेंसाइल प्रोवाइड किया तो 60% से इंक्रीज कर देते हैं। ये दोनों किस कंडीशन में होता है, एलएसएम की कंडीशन में हमारा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी, दैट द परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेच ऑफ डिफॉर्म्ड बार इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्लेन बार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सैंड इज नॉट आइडियल इफ इट, तो ये गेल 2018 में पूछा गया। तो ये जो पीएसयूज में भी हमारे पीवाईक्यू होते हैं, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने ईएससी के पीवाईक्यू। तो गेल में पूछा गया है और वो बोल रहा है कि सैंड इज नॉट आइडियल इफ इट कंटेन्स सिलिकॉन ऑक्साइड। तो भाई सिलिका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हमारा सैंड, तो ये तो गलत है। क्या वो केमिकली इनर्ट है तब वो नॉट आइडियल है, या इट इज फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक सॉल्ट। तो भाई सैंड हमारा फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक सॉल्ट होगा तो क्या वो आइडियल नहीं है? तो किस कंडीशन में वो आइडियल नहीं है? जब वो सॉफ्ट है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट सैंड इज नॉट आइडियल इफ इट इज सॉफ्ट। अगर सॉफ्ट होगी तो हम उसके संग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारे संग क्या है कि अब जो हमें जहाँ पे भी हमें सैंड यूज करना है, एक तो उसमें स्ट्रेंथ इतनी नहीं होगी, उसके संग हम काम नहीं कर पाएंगे, वो लोड को बियर नहीं कर पाएगा। तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट सॉइल के संग होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हमारी सैंड हार्ड होनी चाहिए। इस वजह से द सैंड इज नॉट आइडियल इफ इट इज सॉफ्ट। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। तो सर्वेइंग के ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, इनमें से विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं। तो पहला बोल रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे फॉर अनअर्थिंग रिलिक्स ऑफ एंटिकिटी। तो जो हम एंटिक जो हमारा सामान होता है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या है, जब हम अपने जो सॉइल है जिस पे हम अभी हैं, जो मतलब अर्थ है, उसको डिग आउट करके हम पुराने ज़माने की जो भी हम चीज़ें हैं, एंटिक चीज़ें, उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो क्या वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में आता है? तो बिल्कुल सही बात है, उस तरीके के सर्वे को हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं। वेल, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि जियोलॉजिकल सर्वे फॉर डिटरमाइनिंग डिफरेंट स्ट्रेटा इन द अर्थ क्रस्ट। तो जब हम अर्थ की बात करते हैं, जियो का मतलब ही यही होता है अर्थ, और लॉजिकल मतलब उसकी स्टडी, टू स्टडी द अर्थ। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे कौन सा सर्वे हो जाएगा? जियोलॉजिकल सर्वे विल बी दैट सर्वे जिसमें हम अर्थ क्रस्ट की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा पढ़ते हैं, उनके अर्थ के बारे में जिसमें पढ़ा जाता है, वो जियोलॉजिकल सर्वे। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वेल, वहीं पे थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि माइन सर्वे फॉर एक्सप्लोरिंग। तो माइनिंग का काम ही यही है कि हम जो मिनरल्स होते हैं उनको बारे में स्टडी करते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं, उनके बारे में देखा जाता है। तो माइन सर्वे फॉर एक्सप्लोरिंग मिनरल्स वेल्थ सच एज गोल्ड, कोल एक्सेट्रा। तो जितना भी मिनरल हमें नीचे मिल रहा है उसके बारे में एक्सप्लोर करना इज माइन सर्वे। तो थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 1 2 3 ऑल द पॉइंट्स आर करेक्ट, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आप ये देखिए, ये भी ईएससी 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऊपर का पार्ट स्किप कर दिया है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन ही दे रखी है कि ये एक टेबल दे रखा है, इसमें से ये फाइंड करो। तो बेसिक चीज़ हमें जो देखना है वो ये है कि इधर एयर है, वाटर एंड सॉलिड है। वेल, अगर हम बात करते हैं तो ये 3 फेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, एक होता है हमारा सॉलिड्स। सॉलिड्स होता है सॉइल के अंदर, हमारा सॉइल हमारा एक मैटर है, और मैटर हमारे 3 फेज में डिपेंड करता है। एक होता है हमारा सॉलिड, एक होता है हमारा वाटर, एक होता है हमारा एयर। तो ये सब तो हमें गिवन है। अब इस साइड हमें वॉल्यूम दे रखा है, एक तो हमें वॉल्यूम गिवन है और इधर हमें वेट गिवन है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट है ये फाइंड करना है। तो विच हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ये फाइंड करना है। वैसे तो एक दो स्किप से ही कर लेंगे, लेकिन हम सारे सॉल्व करके चलेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज द सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड विद द सैचुरेशन ग्रेड ऑफ 60%। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि वी नीड टू फाइंड द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता था, नीचे क्या होता था, वॉइड्स, कि वॉइड्स में कितना पानी प्रेजेंट है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो वॉइड्स में हमारा कितना पानी प्रेजेंट है, वही हमारा पार्शियली सैचुरेशन का कंडीशन था। तो ये वही पूछ रहा है, अगर वॉइड्स में बिल्कुल पानी प्रेजेंट नहीं है और हमारा एयर प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ड्राई कंडीशन हो जाएगी। वहीं पे अगर पूरा वॉइड्स हमारा पानी से ही फिल है तो वो हमारा फुली सैचुरेटेड हो जाएगा। और अगर इस तरीके की कंडीशन है कि पानी भी और एयर भी है, तो उस वाली कंडीशन को हम पार्शियली सैचुरेटेड कहते हैं। तो वॉइड्स में कितना पानी प्रेजेंट है वो हमारा डिग्री सैचुरेशन होता है। अब वो पूछ रहे हैं क्या वो ये जो कंडीशन हमें दे रखी है, जो टेबल दे रखी है, क्या वो 60% है। तो हम देख लेते हैं। तो एस की वैल्यू के लिए पुट करते हैं तो वॉइड्स हमारा हो जाता है। वॉइड्स किस किस से मिलकर बनता है, हमारा वाटर और एयर से मिलकर बनता है। तो अगर हम वॉइड्स की बात करें तो ये दोनों कंबाइनली वॉइड्स हो जाएंगे, जिसमें 0.2 प्लस 0.3 विल बी इक्वल्स टू 0.5। और वाटर की बात करें तो वो 0.3 है। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, अगर हम इसकी बात करें सॉल्यूशन की, तो इसमें क्या होगा, हमारा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। और 3/5 क्या होता है, 3/5 होता है हमारा 0.6, और हमें परसेंटेज में लिखना है तो ये हो जाएगा हमारा 60%। तो पहला
पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, S1 इज करेक्ट, S1 करेक्ट है तो मतलब ए, ये डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, हमें छाटते हुए चलना है। तो S1 में अब S1 करेक्ट है तो ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं वॉइड रेशियो की। तो वॉइड रेशियो की बात करें तो अगर वॉइड रेशियो की बात की जाए तो वॉइड रेशियो क्या होता है हमारा कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। टोटल वॉल्यूम नहीं, टोटल वॉल्यूम अगर नीचे आ जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा पोरोसिटी, पर यहाँ पे वॉइड रेशियो की बात हो रही है, वो क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हमारा क्या हो जाएगा, यही 0.2 प्लस 0.3 मतलब 0.5, और हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है 0.5। तो अगर आप देखो तो 0.5 अपॉन 0.5 मतलब 1, इसका मतलब क्या है परसेंटेज में देखेंगे तो 100%। तो इसका मतलब ई की वैल्यू भी हमारी 100% है, इसका मतलब S2 विल बी रॉन्ग, S2 हमारा गलत हो गया। और S2 जैसे ही गलत हो जाएगा तो आप देखो ये वाला भी ऑप्शन कट गया और ये वाला ऑप्शन भी कट गया। आप यहीं से टिक कर सकते हो, ए ऑप्शन को टिक करोगे और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। एसएससी जेई 2019 में तो पूछा ही गया है, ईएससी का आप देख लो, ईएससी 1996 में पूछा है, मतलब एसएससी पूछेगा ही पूछेगा जितने ईएससी के क्वेश्चन है। तो अगर आप देखो तो हमारे इसी स्टेप से हमने ये आंसर को सेलेक्ट कर लिया, पर हम आगे की चीज़ें भी समझते हुए चलते हैं कि अगर वाटर कंटेंट निकालना पड़ता तो कैसे निकालते। तो वाटर कंटेंट की बात करें तो वाटर कंटेंट किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। अगर हम वेट में बात करें, वॉल्यूम नहीं लेते हैं यहाँ पे, वेट की बात करें तो वेट ऑफ वाटर हमारा क्या है 0.3 और वेट ऑफ सॉलिड क्या है हमारा 1। तो अगर हम बात करें इसमें पुट करते हैं 0.3 अपॉन 1, तो मतलब क्या है ये 30%, 30% के आसपास हमारा आ रहा है। और बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 3 सही है। वैसे भी हमारा ये ऑप्शन सही हो रहा है, लेकिन हम पूरा सॉल्व करते हुए देखते हैं। और अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो बोल रहा है डिग्री सैचुरेटेड यूनिट वेट लगा लिए। ठीक है भैया, हम निकाल देंगे सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो गामा सेट की अगर बात करते हैं तो वो बोलता है G+SE अपॉन 1+E और गामा डब्ल्यू। तो अगर हम बात करें यहाँ पे गामा सेट की निकालने की, तो सेचुरेशन की वैल्यू हमें पता ही है, जी की वैल्यू हम जस्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, सहवाग से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो एस की वैल्यू हमारी क्या है 0.6, और अगर हम बात करें ई की वैल्यू क्या है हमारी 1, और वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या है 0.3, तो हमारे यहाँ से जी निकल के आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 2। तो अगर मैं बात करूँ इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया जी की वैल्यू 2, तो हमें जी भी मिल गया। तो 2 प्लस 0.6 इंटू 1 अपॉन 1+1 हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा इंटू 1, क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकाल रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो ऊपर हमारा हो जाएगा 2.6, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं जी 2.6 अपॉन 2, तो ये ऑलमोस्ट 1/1.3 आ गया। तो 1.3 आ गया, ऑप्शन में हमें 1.3 नहीं 1.5 दिया, तो हाँ इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.5 ग्राम पर सीसी। तो हो सकता है कि हमारा फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। तो इस वजह से हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट, S1 S3 S4 स्टेटमेंट 1 3 और 4 बिल्कुल सही है। तो हम किस तरीके से सपोज सॉल्व करते हुए चलेंगे ये हमने देख ही लिया है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं वो पोरोसिटी की। पोरोसिटी क्या है कि वैल्यू ऑफ पोरोसिटी, पोरोसिटी होता है हमारा volume of voids upon volume, total volume of a soil sample in which the volume of soil grains, आप देखना बस soil से बढ़ के ही नहीं खुश हो जाना, वॉल्यूम ऑफ सॉइल अलग चीज हो जाएगी, वो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन्स। मतलब सॉइल ग्रेन्स क्या होते हैं हमारे, सॉइल ग्रेन्स की बात करें तो वो एक तरीके की सॉलिड्स ही हैं, हमारे सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो ये कंडीशन बोल रही है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो ट्वाइस है किसके, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के। इस कंडीशन से ये एक कंडीशन गिवन है और हमें पोरोसिटी निकालना है। तो पोरोसिटी हमें पता है, पोरोसिटी बोलता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम क्या होगा, अगर हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की बात, टोटल वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी टोटल वॉल्यूम, और ऊपर हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चल ही रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को तो वैसे ही वैसे ही रहने दो, और यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे हम 2v। अगर इसकी बात करें तो 2v कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3, 1+2 हो जाएगा हमारा 3, 3 वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स वॉल्यूम ऑफ वर्ड कट गया, तो हमारा पोरोसिटी आ रहा है 1/3, और 1/3 किसके बराबर होता है, 1/3 होता है हमारा 33.33%। तो अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी हो जाएगा, और 33.33% विल बी द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो ईएससी 2000 में पूछा गया, 2016 में भी 2 बार, तो ईएससी में पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन भी हमारे एसएससी जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ सॉइल सैंपल इज हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.6। तो हमें जी की वैल्यू दे रखी है 2.6, वहीं पे वॉइड रेशियो की वैल्यू दे रखी है 0.78। तो इसके लिए लिखते हुए चलते हैं, जी की वैल्यू हमें दे रखी है 2.6 और वॉइड रेशियो की वैल्यू दे रखी है हमें 0.78। वेल वहीं पे अगर हम बात करें तो आगे बोल रहा है वाटर कंटेंट फाइंड करना है जब फुली सेचुरेटेड कंडीशन हो, मतलब S = 1 के लिए हमें वाटर कंटेंट फाइंड करना है।
ठीक है। S=1 दे रखा है तो हमें एक फॉर्मूला तो पता ही है, सहवाग, जिसमें क्या होता है कि S हमारा 1 हो गया, 0.78 हमें गिवन है। वेल वहीं पे अगर हम बात करें वाटर कंटेंट निकालना है और 2.6 हमें ये दिया है, तो ठीक है वाटर कंटेंट निकालना है, इधर वाटर कंटेंट रखते हैं और 0.78 अपॉन 2.6। तो अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये हमारा डेसिमल हटाएंगे, इस डेसिमल को हटाएंगे ऊपर जीरो, इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे नीचे जीरो। वेल एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब देखो अगर हम बात करें 260 की, तो अगर हम बात करते हैं ये परसेंटेज में गिवन है कि कैसे गिवन है, तो परसेंटेज में गिवन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 78 इंटू 100 अपॉन 260। और अगर बात करी जाए 26 के टेबल को देखा जाए तो 26 से 3 टाइम्स कट जाता है हमारा ये 78, और जीरो से जीरो कैंसिल, तो वाटर कंटेंट हमारा आ गया 30%। तो वाटर कंटेंट हमारा आ गया 30%। सो 30% विल बी द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। और आप देखो ESE 1996 में पूछा गया है, CG हाउसिंग बोर्ड 2014 में, HPSSC 2018 में, कर्नाटका JEE में 2016 में, और DSSB 2021 में, मतलब रिसेंटली अभी पूछा गया। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं जो कि थोड़ा सा कैलकुलेशन भी मानते हैं और इजी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैचिंग करनी है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगर आप देखो तो ये ESE 2004 में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को मैचिंग करते हैं। चलिए पहले देखते हैं क्या क्या फॉर्मूला बोल रहे हैं। तो ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, हमें पता है बल्क के, अगर बल्क में लिखना है तो होता है हमारा गामा बल्क अपॉन वाटर कंटेंट। पल अगर हमें उसे G और E के टर्म्स में लिखना है तो ये हो जाता है हमारा G। तो सारे कंडीशन का फॉर्मूला यही होता है, G+SE, ये कंडीशन का फॉर्मूला होता है। इससे आप सारे फॉर्मूले बना सकते हो, G+SE गामा डब्लू। अब मेरे को ड्राई कंडीशन की बात करें तो ये मेरा पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो इससे क्या फॉर्मूला बन गया, G गामा डब्लू अपॉन 1+E। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, दूसरा बोल रहा है मॉइस्ट कंडीशन। मॉइस्ट मतलब क्या कि पूरा सेचुरेटेड नहीं है, मतलब गामा बल्क का फॉर्मूला पूछ रहा है, वो यही हो जाएगा G+SE अपॉन 1+E इंटू गामा डब्ल्यू। अगर हम बात करते हैं वहीं पे थर्ड पॉइंट बोल रहा है संबर्स्ट कंडीशन। संबर्स्ट मतलब क्या होता है, संबर्स्ट की अगर बात की जाए तो संबर्स्ट क्या होता है, जब हम सैचुरेटेड में वाटर का माइनस कर देते हैं, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा संबर्स्ट, जब इस कंडीशन को करते हैं तो G-1/1+E ब्रैकेट के बाहर हमारा आ जाता है गामा डब्ल्यू। वेल अगर नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो बोल रहा है सेचुरेटेड डेंसिटी। सेचुरेटेड मतलब क्या, ये एस की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1। ड्राई में क्या हो जाता है हमारा, ये 0 हो जाती है, और सेचुरेटेड में हमारा 1 हो जाता है। गामा सेट की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा G+E अपॉन 1+E। ये तो हमारा यहाँ बाहर हो गया, और ये आ जाएगा हमारा गामा डब्लू। तो ये सब हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो गामा डी की बात करें तो गामा डी में क्या था हमारा, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E। तो जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E मतलब ये ए का 2 हो जाएगा हमारा। वेल मॉइस्ट की बात करें तो G+SE गामा डब्ल्यू 2 का 1 हो जाएगा। समबस्ट की बात करें तो ये वाला कंडीशन था, G-1 1+E। वेल 4 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा, तो 2 1 4 3 मतलब ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एविलीन सॉइल। अगर मैं बात करती हूँ एविलीन सॉइल की, तो एविलीन सॉइल क्या है, डिपॉजिट होती है एयर के वजह से। अगर मैं इन सॉइल की बात करूँ, जो एविलीन सॉइल होती है वो हमारी एयर की वजह से डिपॉजिट होती है। इवन ये हमारी कौन सी रीजन में पाई जाती है, तो जो राजस्थान वाला एरिया है, गुजरात वाला एरिया है, तो एरिड रीजन और जो सेमी एरिड रीजन होते हैं, राजस्थान और गुजरात वाला एरिया है, वहाँ पे पाई जाती हैं। और ये किसकी वजह से डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिट जस्ट बिकॉज ऑफ डिपॉजिट ड्यू टू एयर। इसका मतलब क्या, ये ट्रांसपोर्टेड एयर है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इससे ये पता चलता है कि हमारी एयर के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रही है, मतलब ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ना कि हमारे रेसिडुअल सॉइल है। वेल यहीं पे बात करें एरिड और सेमी एरिड रीजन में पाया जाता है। तब कुछ ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं, द सॉइल हैज लो डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। तो इस सॉइल की जो है वो लो डेंसिटी होती है। भाई ये हवा में उड़ सकता है तो इसकी डेंसिटी ऑब्वियसली हल्की होगी, भारी होगी तो उड़ ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहली बात, लो डेंसिटी इज द करेक्ट वर्ड। लेकिन वो बोल रहा है लो कंप्रेसिबिलिटी है, तो ये बहुत गलत बात है। इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है, इसलिए हम इस पर कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए तो बिल्कुल अच्छी सॉइल नहीं है, तो ये हाई कंप्रेसिबल सॉइल है। तो पहला स्टेटमेंट तो वही गलत हो गया, तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग। अगर हम बात करते हैं ए ऑप्शन रॉन्ग है तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया, इसका मतलब डी ऑप्शन भी गलत हो गया, और हमारा ए ऑप्शन भी गलत हो गया। तो पहला बी ही हमारा सही है। क्यों, क्योंकि एक तो ये विंड के द्वारा डिपॉजिट होती है, बिल्कुल सही बात, मैंने अभी बताया एयर के द्वारा डिपॉजिट होती है। और इसकी लार्ज परमेबिलिटी होती है, हाँ बिल्कुल, पानी डालते ही ये वर्टिकल जो परमेबिलिटी होती है, वाटर को सोक करने की परमेबिलिटी, जो वाटर को पास करने की जो इसकी क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कम्पेयर टू और डिफरेंट जो सॉइल होती है। तो यस, ये है बहुत ज़्यादा लार्ज परमेबल है। तो ये बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और आप देख सकते हो ESE 1997 में पूछा गया है, और
ये यूपीपीसीएल जेई में पूछा गया है, तो ईएससी 1997 में पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट तरीके का क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द टोटल यूनिट वेट ऑफ ग्लेशियल आउटवॉश सॉइल। तो हमें टोटल यूनिट वेट दे रखा है, टोटल यूनिट वेट दे रखा है और वाटर कंटेंट दे रखा है, गामा ड्राई निकालना है। हमें पता है गामा ड्राई का फॉर्मूला होता है गामा ड्राई इज इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1+W। टोटल का मतलब ये बल्क कंडीशन। तो अगर हम बात करते हैं 5 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा 1+0.17, क्योंकि 17% है, परसेंट को हम चेंज करेंगे तो 0.17 हो जाएगा। तो अगर इसकी बात करी जाए, तो अगर हम इसको देखें तो 5/1.17। अब इसके लिए हम ऊपर भेज देते हैं। तो देखो अब क्या है कि जीरो हमने ऊपर भेज दिया। अब अगर मैं देखो इसको सॉल्व करने जाऊंगी 117 से, तो थोड़ा दिक्कत है, मैं इसको 120 मान लेती हूँ। तो हम एक अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते हैं, 5/120, इसको मान लिया 120 और ऊपर मान लिया हमने 100। तो अब इससे जीरो से जीरो कैंसिल, और इसको अगर हम करना चाहें सॉल्व तो 2 से कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 और ये नीचे हो जाएगा हमारा 6। अब देखो आप देखो 25/6 आ रहा है, 25/6 मतलब अगर 24 होता तो 4 से जाता, 25/6 अप्रोक्सीमेट ला रहा है तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। और 4 से रिलेटेड हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एसएससी जेईई 2021 में पूछा गया। 117 लेके सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा अप्रोक्सीमेट ले लिया करो। अगर ऑप्शन सारे दूर दूर हैं, ऑप्शन पास है तो हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, पर अगर ऑप्शन दूर दूर है तो आप एक अप्रोक्सीमेशन लेके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। 4.27 हमारा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। वेल वहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लैकीनेस इंडेक्स परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल इन इट वेयर लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन। तो अगर हम आप देखो भाई ये कितने क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी 2011, इसरो में, गुजरात में, एसएससी 2018 में, 17 में, इसरो में फिर से पूछा गया 2018 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो वो बोल रहा है कि फ्लैकीनेस इंडेक्स जो होता है वो परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ पार्टिकल्स वेयर लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन। तो जो लीस्ट डायमेंशन है वो किससे कम होनी चाहिए। तो अगर फ्लैकीनेस इंडेक्स की बात करी जाए तो लीस्ट डायमेंशन हमारा 0.6, या फिर उसे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 3/5 ऑफ द मीन डायमेंशन से कम होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। वेल वहीं पे अगर हम बात करें, एक और होता है इलोंगेटेड इंडेक्स। अगर मैं बात करूं इलोंगेटेड इंडेक्स की, तो ये हमारा किससे, जो हमारा वेट ऑफ पार्टिकल है वो उसकी लीस्ट डायमेंशन किससे कम होनी चाहिए। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो होता है हमारा 1.8, जो मेरी मीन डायमेंशन है उसके 1.8 से कम होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो गया। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फ्लैकीनेस इंडेक्स है और इलोंगेटेड इंडेक्स है वो कितने साइज के जो हमारे पार्टिकल होते हैं उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है, मतलब कितने एवरेज तक साइज होना चाहिए कि उसके लिए टेस्ट किया जाता है। तो वो हो जाएगा हमारा 6.3 mm। 6.3 mm तक का एवरेज साइज होता है इनके, उनके ऊपर ये टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन रिइंफोर्स्ड कंक्रीट एज पर IS 456 2000। सबसे पहली बात, जैसे IS कोड की बात होती है तो आरसीसी का, अगर कोई आरसीसी के लिए पूछेगा कोड तो IS 456 2000 विल बी द कोड फॉर दैट वन। और वो पूछ रहे हैं कि मिनिमम ग्रेड कंक्रीट के लिए बताओ जब हम आरसीसी कर रहे हैं। एक होता है हमारा प्लेन कंक्रीट वाला सिस्टम और एक होता है हमारा आरसीसी वाला सिस्टम, तो मिनिमम ग्रेड कौन सा होना चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करें IS 456 लिखा होता है, 1978 लिखा होता है। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो अगर IS 456 लिखा होता और इसकी जगह लिखा होता IS 456 एंड 1978, तो आप क्या करते, फिर आपको आंसर करना पड़ता M15। इसमें ऐसे लिखा होता तो हमारा आंसर हो जाता M15। लेकिन अब हम IS 456 उसको रिवाइज कर चुके हैं, 2000 में यूज कर रहे हैं, मतलब 2000 वाला जो यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए जो मिनिमम ग्रेड हमारा आरसीसी के लिए यूज किया जाता है वो है M20। M20 विल बी द करेक्ट आंसर। आप यहाँ देखो, मतलब 2014, 2004, 2012, 15, 16, मतलब किस एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ये हर एग्जाम में पूछा गया, जितने एग्जाम हो सकते होंगे उन सब में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इतना ही इंपॉर्टेंट है कि अगर 1978 लिखा तो M15 होता है और 2000 लिखा तो M20 है। वहीं पर अगर हम M20 की बात करते हैं, M20 में जो हमारा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का रेशियो होता है वो किस तरीके से होता है कि 1:1.5 एंड रेशियो 3। तो 1:n:2 का रेशियो चलता है, 1:1.5:1:3। तो ये हमारा सीमेंट बताता है, ये हमारा किसका बताता है, सीमेंट का बताता है। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा सैंड बताता है और ये बताता है हमारा एग्रीगेट का रेशियो।
तो ये सबको कंबाइन करके हम अपना कंक्रीट बनाते हैं। M20 इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट विच इज यूज्ड इन आरसीसी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टील इज प्रेफर्ड एज रिइंफोर्स्ड मटेरियल इन द कंक्रीट बिकॉज, रिइंफोर्स्ड मटेरियल के लिए हम स्टील को ही क्यों प्रेफर करते हैं कंक्रीट के संग। ये सब ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक बहुत ही सटीक रीजन बताना है कि वो इजिली अवेलेबल है इसलिए, तो चलो ठीक है इजिली अवेलेबल है। उसके बाद वो चीपेस्ट है और गुड इन स्ट्रेंथ है, तो भाई गुड इन स्ट्रेंथ तो है पर इतना भी चीप नहीं है जितना सोच रहे हैं कि गुड इन स्ट्रेंथ है, हाँ। और इजिली अवेलेबल कह सकते हो, तो इट फॉर्म्स अ गुड बॉन्ड, गुड बॉन्ड बनाता है, बहुत अच्छी बात है। बॉन्ड नहीं बनेगा तो स्ट्रेंथ बियर नहीं करेगा, जो परमिसिबल स्ट्रेस है उससे कम रहेगा, तो हमारे स्ट्रक्चर सेफ नहीं होगा, तो गुड बॉन्ड बनाता है, ये भी बहुत सही बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जिसको हम अल्फा से शो करते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील, स्टील और जो कंक्रीट का है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इससे क्या फायदा है, जब बहुत ज़्यादा हमने हीट में स्ट्रक्चर बनाया है तो वो एक संग स्पेंड करेंगे, एक संग श्रिंक करेंगे, क्योंकि इनका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो आपको आसपास देखने को मिलेगा। तो जो अल्फा है वो सेम है ऑलमोस्ट दोनों का। तो जब हमारा बहुत ज़्यादा हीट है तो वो एक संग एक्सपेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिल रही है तो एक संग श्रिंक कर रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर हमारा रिलायबल रहता है। तो डी इज द वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डी की बात करें तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, कि दोनों का जो हमारा थर्मल एक्सपेंशन है स्टील और कंक्रीट का वो ऑलमोस्ट सेम होता है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉइल फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ डिकेइंग एंड केमिकल डिपॉजिट वेजिटेबल मैटर, जो वेजिटेबल मैटर होता है मतलब जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, जो हमारा नेचर में जो मैटर है उनके डिकम्पोजिशन और उनके केमिकली डिपॉजिट होने की वजह से कौन सी तरीके की जो सॉइल है वो देखने को मिलती है। अगर मैं एलिवियल सॉइल की बात करूं तो एलिवियल सॉइल की बात करती हूँ तो वो रनिंग वाटर, जितनी भी हमारी वाटर रन करके आ रहा है हमारे पहाड़ों से और जो अपने सेडिमेंट संग में लाता है और उनको इकट्ठा करते हुए चलता है अपने साइड में रिवर बैंक पे, तो उनकी वजह से जो हमारी सॉइल बनती है वो है हमारा रनिंग वाटर। वहीं पर अगर हम को एलिवियल सॉइल की बात करें तो जो ग्रेविटी की वजह से ऊपर से नीचे आती है हमारी बड़ी बड़ी पार्टिकल्स और जो सॉइल, तो ग्रेविटी के कारण जो सॉइल बनती है वो है को एलिवियल सॉइल। एलिन आज हमने क्वेश्चन में देखा था, एयर की वजह से जो डिपॉजिट होती है वो एलिन सॉइल है। और जो हमारा क्यूमुलस सॉइल होता है, जो हमारा मक और पीट जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, मक हो गया, पीट हो गया, ये सब जो एग्जाम्पल हैं तो बेसिकली डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। और ये हमारे जो वेजिटेटिव मटेरियल है या फिर जो हमारे रियल नेचर में मटेरियल्स हैं उनके डिकम्पोजिशन की वजह से जो सॉइल बनती है, उसी तरीके की सॉइल को हम क्यूमुलस सॉइल बोलते हैं। क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, क्यूमुलस सॉइल विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेक्स एनी डिजायर्ड पैटर्न शेप्स अंडर प्रेशर एंड रिटेन इट आफ्टर द प्रेशर इज रिमूव्ड इज नोन एज। तो अगर हम बात करें, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि जो सैंड की ऐसी कोई प्रॉपर्टी बताओ जिसमें क्या होता है कि हमने उस पर कोई प्रेशर लगाया, हमने जब उस पर फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, तो उसने एक डिजायर्ड शेप ले ली, मान लो ये डिजायर्ड शेप ले ली, और प्रेशर हटा दिया उसके बाद भी ये शेप उस पर रिटेन रहती है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, क्या प्लास्टिसिटी कहते हैं, क्या फ्लोएबिलिटी कहते हैं, या फिर पोरोसिटी कहते हैं, या फिर कोलैप्सिबिलिटी कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्लास्टिसिटी की, तो प्लास्टिसिटी वो है, पहले बात तो हम प्रेशर देके एक पर्टिकुलर जो उसको फॉर्मेशन है, जो उसको एक शेप है हम वो प्रोवाइड करा पा रहे हैं, वो इस प्लास्टिसिटी की वजह से ही हो पाती है। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं। फ्लो एबिलिटी क्या है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी एबिलिटी जो थोड़ी लिक्विड स्टेट में आ जाती है, कि सॉइल हमारी फ्लोइंग स्टेज में आ जाए। पोरोसिटी का मतलब हमें पता ही है, पोरोसिटी क्या होता है, हमारा जो पोरस है मतलब उसमें हमारे वॉइड्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, वॉइड्स प्रेजेंट है। पोरोसिटी हमारा वॉइड्स प्रेजेंट है, तो इसको हम शो करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉइड्स प्रेजेंट है तो इसमें कुछ वाटर, कोई भी चीज़ वाटर या एयर को कंटेन करने की जो क्षमता है हमारे सैंड की, वही पोरोसिटी है। कोलैप्सिबिलिटी क्या होता है, कोलैप्सिबिलिटी वही है कि जैसे ही हमने प्रेशर लगाया वो कोलैप्स कर गया, नाम से पता चल रहा है। तो ये तो कहीं से भी नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है कि रिटेन करता है अपनी शेप को प्रेशर हटाने के बाद भी। तो प्लास्टिसिटी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, देखो मुझे दोनों थोड़ा सा अलग अलग करके लगाना पड़ा, क्योंकि एक में मैं बता ही नहीं पाती कि कितने एग्जाम में पूछा गया, इतने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो आप देख लो कि बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द रेशियो, एक तो ये रेशियो की बात कर रहा है किसका, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मास, मास के वॉल्यूम के वजह से। तो बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ मास, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको ये अगर हम बात करें तो वॉइड रेशियो, ई का सिंबल है इसका, ई सिंबल से डिनोट करते हैं और वॉइड रेशियो कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो पोरोसिटी क्या होती है, पोरोसिटी की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, अगर नीचे टोटल वॉल्यूम आ गया तो वो पोरोसिटी है। वहीं पर अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मेरा
मेरा मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। वेल वहीं पे अगर हम स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें, स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करते हैं तो डेंसिटी का अपोजिट हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा हो जाता है वॉल्यूम अपॉन मास। वॉल्यूम अपॉन मास को हम स्पेसिफिक वॉल्यूम से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन मास और ये हमारा है स्पेसिफिक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं कि इफ द ड्राई डेंसिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल, तो हमें ड्राई डेंसिटी दे रखा है कि ड्राई डेंसिटी इज 1700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वो बोल रहा है कि वाटर का जो हमारा वेट है या वाटर का जो डेंसिटी है वो है हमारा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे रखी है जो कि है 2.55, और मुझे ई की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब वॉइड रेशियो फाइंड करना है। तो इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमें अच्छे से पता है कि गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1/E। ये फॉर्मूले को यूज करते हुए चलेंगे, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ये हमें 1700 दे रखा है, 2.55 हमारा जी की वैल्यू है, यहाँ पर हमें दे रखा है 1000, और यहाँ पर हमारा 1+E। तो अगर मैं बात करूँ तो 1+E को इस साइड ले आते हैं, 1+V को इधर ले आए, तो हमारा हो जाएगा 2.55 इंटू 1000 अपॉन 1700। तो आप देखो तो जीरो से जीरो यहाँ पे भी हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे जीरो जीरो लिख लिया। फटाफट अब देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं हम। तो सॉल्व करने के लिए जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हैं। वेल अगर हम बात करें तो 255 जो है हमारा, क्या वो कैंसिल हो सकता है? तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ई की वैल्यू लानी है, तो यहाँ पे हम पहले कहते हैं जीरो को कैंसिल कर दिया और एक और जीरो कैंसिल हो गया। तो अब देखिए 255, तो ई की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो 255 अपॉन 170, 255 अपॉन 170 -1। तो अगर मैं बात करूँ 255 -170 अपॉन 170, इसको माइनस करेंगे तो हमारा 85 आएगा, 85 अपॉन 170। तो 17 की टेबल से आराम से कैंसिल कर सकते हो, ये हो जाएगा 5 टाइम्स और ये हो जाएगा हमारा 10 टाइम्स। तो 5 अपॉन 10 विल बी इज इक्वल्स टू 0.5। 0.5 हमारा वॉइड रेशियो आ जाएगा 0.5। तो मैं बात करूं अगर इस क्वेश्चन की, तो ये हमारा 0.5 आ रहा है, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 0.5 विल बी द आंसर। आप देख सकते हो ये पूरा न्यूमेरिकल है और 0.5 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सॉइल सैंपल विद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स इज 3 हैज अ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2। तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स दे रखा है जिसे हम जीएस से शो करते हैं, वो है 3, और मास ग्रेविटी को शो करते हैं हम जीएम से, वो दे रखा है हमें 2। एज्यूमिंग द सॉइल टू बी परफेक्टली ड्राई, तो परफेक्टली ड्राई है और हमें वॉइड रेशियो निकालना है, मतलब ई की वैल्यू निकालनी है। तो जब हमारी परफेक्टली ड्राई की कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, गामा डी इज इक्वल्स टू गामा बल्क अपॉन 1+E। तो इस फॉर्मूले में जब हम पूरा पुट करते हैं G+SE अपॉन फॉर्मूला पुट करते हैं, तो उसके बाद हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है। ये आपको फॉर्मूला याद करके रखना है। तो ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला GM इज इक्वल्स टू GS अपॉन 1+E। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू पुट करते हैं, GM की जगह हम 2 लिखेंगे और GS की जगह 3 एंड 1+E। तो अब अगर हम बात करें 1+E की, तो 1+V इधर चला जाएगा, हमारा 1+V इधर चला जाएगा और हमारा आएगा इधर 3/2। तो 3/2 क्या होता है हमारा 1.5। सो 1+E इज इक्वल्स टू 1.5, E इज इक्वल्स टू 1.5 -1, जो कि हो जाएगा हमारा 0.5। तो E की वैल्यू हमारी आ रही है 0.5, मतलब वॉइड रेशियो हमारा है 0.5, या फिर उसको हम 50% भी बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और आप देख सकते हो एसएससी जेईई 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो वैसे तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, गामा डी में हम पुट करें कि जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E, और हम गामा बल्क में वैल्यू पुट करें, पर उसके बाद आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप ये फॉर्मूला प्लीज याद रखिएगा, इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा, GM इज इक्वल्स टू GS अपॉन 1+E। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वेइंग इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ फील्ड्स, स्टेट्स एंड हाउसेज। तो अगर हम बात करते हो, देख लीजिए आप कितने एग्जाम्स में पूछे गए। इनफैक्ट यहीं खत्म नहीं हो रही है बात, तो दूसरे पेज पे भी मेरे को लगाना पड़ा, कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। सर्वे विच आर मेड टू फिक्स द प्रॉपर्टी लाइन, कैलकुलेशन ऑफ विलेज लैंड एरिया, और द ट्रांसफर ऑफ लैंड प्रॉपर्टी फ्रॉम वन ओनर टू अनदर। सो ये इसमें हमारा कौन सा सर्वेइंग से रिलेटेड है? तो अगर हम बात करते हैं ट्रोपोग्राफिकल सर्वेइंग की, तो ये मैप में, जब हमें मैप में जाके हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके स्टडी करना पड़ता है, हमें ज्योग्राफी के बारे में देखना है, वहाँ के पूरे लोकेशन के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो टोपोग्राफिकल सर्वे में आ जाता है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं कैडेस्ट्रियल सर्वेइंग की, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर कैडेस्ट्रियल सर्वे, जब हम उसमें लैंड एरिया के बारे में पढ़ते हैं, एक प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी लैंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, अपने सराउंडिंग की लैंड प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, तो ये सब हमारा इसमें देखा जाता है। म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में, वेल सिटी के जब सर्वे है, वही सिटी का जब हम इसको, अभी हमने नेबरहुड में किया एक लैंड एरिया पे, वेल जब हम लार्ज स्केल में जब सिटी का सर्वे करते हैं तो सिटी सर्वेइंग हो गया। इंजीनियरिंग सर्वे जो हमारा इंजीनियर एस्पेक्ट से किया जाता है,
क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बी कैडेस्ट्रियल सर्वेइंग। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से कि व्हाट इज द स्केल ऑफ सेटलमेंट मैप्स यूज्ड इन डिटेल सर्वे। अगर हम डिटेल सर्वे की बात करें, जब हम सर्वे करते हैं तो हमारे क्या स्केल यूज़ किया जाता है फॉर सेटलमेंट मैप्स। अगर हम बात करें तो अब ये सारे हमारे इंचेस से माइल के बीच में गिवन है, तो अगर हम बात करते हैं तो 1 माइल, अगर हम 1 माइल की बात करें तो 1 माइल इज इक्वल्स टू 16 इंचेस। ये याद रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 माइल इज इक्वल्स टू 16 इंचेस। अगर इसको देखा जाए तो इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। TSSB जेई 2019 में पूछा गया है। तो 1 माइल इज इक्वल्स टू 16 इंचेस। ये हमारा स्केल यूज किया जाता है किस मैप के लिए, तो सेटलमेंट मैप के लिए। तो इसको घुमा के भी पूछ सकते हैं कि 1 माइल इज इक्वल टू 16 इंचेस किस मैप में यूज किया जाता है, तो सेटलमेंट मैप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड कोड प्रोवाइड कंजर्वेटिवली इम्पोज्ड लोड। हमें इम्पोज लोड देखना है बिल्डिंग और स्ट्रक्चर पे, हमारा कौन सा तरीके का कोड यूज किया जाता है। पहले अगर हम बात करते हैं तो कुछ देखते हुए चलते हैं। अगर हम बात करें पहले वाले की, देखिए सारे IS कोड 875 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4। अगर हम बात करते हैं पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में अगर हम देखें तो ये पार्ट 1 हमारा डेड लोड से रिलेटेड है। तो आपको ये सारे पार्ट याद करने हैं। हो सकता है कुछ और घुमा के पूछ ले। डेड डेड लोड से रिलेटेड है हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 की बात करें तो वो इम्पोज्ड लोड से रिलेटेड है, तो इसी क्वेश्चन को पूछ रहे हैं। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पोज्ड लोड से रिलेटेड हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 3 की अगर हम बात करते हैं तो विंड लोड है, विंड लोड से हमारा पार्ट 3 है। और अगर हम लास्ट पार्ट की बात करते हैं पार्ट 4 की, तो वो है हमारा स्नो लोड। अगर स्नो लोड से रिलेटेड हमें कुछ भी IS कोड में देखना है तो IS कोड 875 पार्ट 4 1987 में हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन पार्ट 1 इज विंड लोड, सेकंड वन इज इम्पोज लोड, थर्ड वन इज डेड लोड एंड फोर्थ वन इज स्नो लोड। और इस क्वेश्चन में इम्पोज लोड के बारे में पूछा है, इसलिए हमारा डी विल बी द करेक्ट आंसर। SSC 2021 में इसके बारे में पूछा गया है। Now next question is the tolerance on placing of reinforcement for RCC member exceeding the effective depth of 200 mm। तो देखो दो कंडीशन होती है। RCC में वो पूछ रहा है, RCC मेम्ब्रेन्स में पूछ रहा है, मेंबर्स में पूछ रहा है कि जो हमारा रिइंफोर्समेंट की प्लेसिंग है उसमें कितना टॉलरेंस हम देख सकते हैं। तो दो कंडीशन है, एक डी इफेक्टिव हमारा या तो 200 mm से कम हो या उसके इक्वल हो, 200 mm के बराबर हो या इक्वल हो, तब हमें कितना टॉलरेंस डिफरेंट देखना पड़ेगा। और एक कंडीशन होती है जब डी इफेक्टिव हमारा 200 mm से ज़्यादा हो। तो दोनों कंडीशन देख लेते हैं। तो ये जो कंडीशन है डी इफेक्टिव वाला, डी इफेक्टिव इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 200 mm, यही हमारे में पूछ रहा है। एक्सीडिंग डी इफेक्टिव देन 200 mm। तो अगर हम इस कंडीशन की बात करते तो ये वाले कंडीशन में होता है +-15 mm। +-15 mm हमारा टॉलरेंस इफेक्ट है जब हम रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि डी इफेक्टिव जो है, मेरा जो इफेक्टिव डेप्थ है वो अगर मेरा 200 mm तक है या फिर उससे कम है, तब हमारी टॉलरेंस लिमिट हो जाएगी +-10 mm। +-10 mm। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी इस कंडीशन में एक्सीडिंग के लिए पूछ रहा है तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा +-15 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट दैट परफॉर्म्स सेटिस्फैक्टरीली अंडर एंटिसिपेटेड वर्किंग कंडीशन ड्यूरिंग इट्स सर्विस लाइफ स्पैन। तो वो लाइफ स्पैन, एक लॉन्ग लाइफ में वो अपना अच्छे तरीके से काम कर सके, वर्किंग कंडीशन उसकी सही रहे, सेटिस्फैक्टरी काम कर सके अपने लाइफ स्पैन में, तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं वर्केबिलिटी की, तो वर्केबिलिटी क्या है कि हम उसके संग काम कितनी आसानी से कर सकते हैं, ये उसकी वर्केबिलिटी को शो करता है। क्वालिटी, जैसे हमें पता है कि कंक्रीट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो एक लॉन्ग रन में चल सके। और ये सब जो पूरे सारे पैरामीटर्स हैं ये क्वालिटी में आता है कि इसमें स्ट्रेंथ अच्छी हो, ये सब हमारा क्वालिटी में आता है। वेल वहीं पे अगर हम करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो जब हम करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं कंक्रीट में, तो हम टेस्ट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5% से ज़्यादा कोई भी रिजल्ट फेल नहीं होने चाहिए। ये करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गई। लेकिन अब हम बात करें कि जो हमारी कंडीशन है वो एक सर्विस, जो उसकी सर्विस है जो भी हमारा यूज़ कर रहे हैं हम, उसको सर्विस लाइफ स्पैन अच्छा खासा होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी। अगर हम इसकी बात करें तो ड्यूरेबिलिटी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि द डेंसिटी ऑफ रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट विद 2% ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट इज। तो अगर हम बात करते हैं कि 2% स्टील रिइंफोर्समेंट के साथ RCC का जो डेंसिटी है वो क्या होता है, तो अगर हम बात करें तो वो कुछ 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके आसपास हमारा ऑप्शन सी है कि 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कि 2% अगर स्टील इन्फोर्समेंट प्रेजेंट है तो हमारे RCC की डेंसिटी 24 से लेके 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच में होगी। DSSB जेईई मेंस में पूछा गया है ये
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर IS 456/2000 कोड द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री वाटर कंटेंट रेशियो, तो वाटर कंटेंट रेशियो पूछ रहा है, वाटर W/C रेशियो फॉर reinforced concrete work in moderate environmental exposure condition with 20 mm nominal मैक्सिमम साइज एग्रीगेट। तो अगर हम बात करते हैं तो वो पूछ रहा है कि हमें कितना अगर मेरा नॉमिनल 20 mm हमारा मैक्सिमम साइज ग्रेट है तो मेरे को W/C जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो कितना प्रोवाइड करना है, किस चीज़ के लिए, RCC। ये चेक कर लेना क्वेश्चन में PCC के लिए पूछ रहा है या RCC के लिए पूछ रहा है। तो रेनफोर्स कंक्रीट वर्क के लिए पूछ रहा है, तो इसकी एक पूरी टेबल है, वो टेबल अगर आपको याद रहेगी तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। सबसे पहले आता है माइल्ड, फिर आता है हमारा मॉडरेट, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, देन वेरी सीवियर एंड देन एक्सट्रीम। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड देन एक्सट्रीम। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कुछ इस तरीके से है। अब यहीं पे हम अगर देना चाहें तो सबसे पहले हमें अगर RCC की कंडीशन है तो हम M20, सबसे कम हमारा है M20 से शुरू करते हैं, M20, M25, M30, देन M35 एंड देन M40। एक्सट्रीम कंडीशन में हम M40 वाला यूज़ करेंगे, नॉमिनल मिक्स। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा सीमेंट का कितना यूज़ किया जाएगा, सीमेंट का जो हमारा है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में हम कितना कंटेंट सीमेंट का यूज़ करेंगे। तो माइल्ड कंडीशन की बात करें तो 300 यूज़ करेंगे, माइल्ड कंडीशन की बात करें तो 300 यूज़ करेंगे। फिर हमारा मॉडरेट की बात करें तो 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूज़ करेंगे, देन 320, देन 340 एंड देन लास्ट वन इज़ 360। ये सारी यूनिट हमारी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो 300, 300, 320, 340 एंड 360 आर द सीमेंट कंटेंट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। वेल अब क्वेश्चन में हमें भी वाटर कंटेंट सीमेंट रेशियो पूछा गया और यहीं पे भी हमें ये पूछा है। तो अगर नीचे से शुरू करें तो ये होता है हमारा 0.40, देन 0.45, देन अगेन 0.45 और फिर हमारा आता है 0.4, 0.50 एंड देन 0.55, 0.55। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है कि M20, सॉरी, क्वेश्चन में पूछा है कि हमारा कौन सी कंडीशन है, मॉडरेट कंडीशन है। तो कंडीशन आपको देखना है, मॉडरेट कंडीशन है और कौन सा काम है, हमारा RCC का काम है। तो हमारी टेबल सही है, सबसे पहले RCC की टेबल देखेंगे और फिर उसमें मॉडरेट देखेंगे और हमारा एग्रीगेट हमारा 20 mm से ज़्यादा है। तो अगर मैं मॉडरेट की तरफ जाना चाहूँ, मॉडरेट कंडीशन में देखना चाहूँ तो ये हमारी मॉडरेट कंडीशन है, M25 यूज़ करेंगे। सीमेंट कंटेंट हमारा 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए, वाटर कंटेंट हमारा 0.5 होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस हिसाब से हमारा A विल बी द करेक्ट आंसर, 0.5 विल बी द करेक्ट आंसर। D SSB जेई मीन्स 2021 में क्वेश्चन पूछा गया और इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में इसको जरूर इंक्लूड कर लिया जाएगा। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm² में ऑफ M35 ग्रेड। तो अगर मैं M35 की मतलब मेरे को कंक्रीट की जो FCK की वैल्यू दे रखी है, जो मुझे FCK की वैल्यू दे रखी है वो 35 है, मतलब करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मेरी 35 है और स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे 5 दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे पहले ही 5 दे रखा है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कभी कभी हो सकता है ना दें, तो इसके लिए आपको एक टेबल याद होनी चाहिए। टेबल की बात करें तो टेबल कुछ इस प्रकार से कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा होता है 3.5, 4 और हमारा होता है फिर 5। अगर हम इसकी बात करें तो M15, M10 से लेके M15 के बीच में अगर है हमारा तो हमारा 3.5 हो जाएगा। अगर M20 से लेके M25 के बीच में है तो ये हमारा हो जाएगा। और अगर हमारा M30 और M30 से ऊपर है तो हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख ही सकते हो 35, M35 दे रखा है तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इन्होंने 5 दिया है। तो आपको ये याद रखना है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल अब यहाँ पे हमारा टारगेट मीन स्ट्रेंथ पूछ रहा है। टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है, FT का फॉर्मूला होता है FCK प्लस 1.65 सिग्मा। सिग्मा क्या है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है सिग्मा। तो FCK प्लस 1.65 सिग्मा। तो FCK की वैल्यू हमें दे रखी है 35। वेल वहीं पे बात करते हैं 1.65 इंटू 5। अगर हम बात करें तो 5 5 25, 5 5 25, 2 कैरी एंड 3 5 6 30 एंड 2 32 एंड 3 कैरी एंड देन 5 1 5 एंड 3 सो 8। ए बन जाएगा हमारा 8.25 एंड देन 35, 35 प्लस 8.25 तो ये हमारा कुछ हो जाएगा 43.25 के आसपास आएगा हमारा आंसर, 43.25। और हम यहाँ देख सकते हैं कि डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, 43.25 विल बी द आंसर। टारगेट मीन स्ट्रेंथ न्यूटन पर mm² में हमारा 43.25 हो जाएगा M35 ग्रेड के लिए, जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। और आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन याद होनी चाहिए, हो सकता है क्वेश्चन में ना दे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कभी कभी ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर M30 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी, 3 4 5 है। तो जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है उसे आप जरूर अच्छे से चुनिएगा। आई होप आपको मज़ा आया होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से हमने सॉल्व किए हैं। तो अब पहला क्वेश्चन जो था हमारा उसके बारे में जो कमेंट सेक्शन में जिन्होंने लिखा है बहुत अच्छी बात है। तो उसका आंसर ये है कि
कैंसर ऑफ द सीमेंट, जो कैंसर ऑफ द सीमेंट है वो किसको कहा जाता है? तो एल्कलीज जो होते हैं हमारे, उनको हम कैंसर ऑफ द सीमेंट कहते हैं। जो हमारा एल्कलीज हैं उनको हम कैंसर ऑफ द सीमेंट कहते हैं, क्योंकि उनके वजह से क्या होता है, हमारा एफ्लोरोसेंस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मतलब जो वाइट स्टेन है हमारे सीमेंट के ऊपर आ जाते हैं, इस वजह से हम उनको कैंसर ऑफ द सीमेंट से बोलते हैं। जिसने भी कमेंट में आंसर किया वेरी गुड, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल लेक्चर। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। बहुत क्वेश्चन अच्छे अच्छे हमने क्वेश्चन किए। अगर आपको इसका सॉल्यूशन और पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर। थैंक यू सो मच।